डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एचएस सेकेंड ईयर का फ्लेमिंगो बुक का सेकेंड चैप्टर लॉर्ड स्प्रिंग बाय अनीश जंग। इस चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज, ये है फर्स्ट कहानी, पहली कहानी। और सेकेंड स्टोरी है आई वांट टू ड्राइव ए कार। कहानी अलग अलग है, कैरेक्टर अलग अलग है, लेकिन थीम दो चीज़ पर बेस्ड है। एक है पॉवर्टी और दूसरा है चाइल्ड लेबर। ये जो पॉवर्टी है, बच्चों के बारे में बात किया गया है। ये ऐसे बच्चे हैं जो पॉवर्टी स्ट्रिकन है, जो गरीबी से जूझ रहे हैं। और दूसरा थीम है चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर मतलब बाल मजदूरी, छोटे छोटे बच्चों से बाल मजदूरी करवाई जाती है। तो इसी दो चीज़ पर बेस्ड है हमारा जो चैप्टर का जो थीम है। अब हम देखेंगे इस चैप्टर के जो टाइटल है, टाइटल के बारे में। टाइटल को हम जस्टिफाई करेंगे आज। तो स्प्रिंग कहते हैं ह्यूमन लाइफ में चाइल्डहुड को। तो चाइल्डहुड एक ऐसा फेज है जहाँ और जिसमें क्या करते हैं बच्चे, खेलते हैं, घूमते हैं, अपने टैलेंट को डिस्कवर करते हैं, मज़े करते हैं। ठीक उसी तरह स्प्रिंग एक ऐसा टाइम है जहाँ क्या होता है, फ्लावर आता है, द ब्लॉसम, द ब्लूम्स होता है। सो ये जो बच्चे हैं ये क्या करते हैं, ये पॉवर्टी पे पूरी खो चुके हैं अपने लाइफ को। और जो चाइल्ड लेबर है, मतलब ये बच्चों को फोर्स किया जाता है। दे आर फोर्स टू डू चाइल्ड लेबर एंड दे आर ऑब्लाइज्ड टू लिव ए लाइफ ऑफ poverty. So that's why the name of the chapter is Lord Spring. अब हम फर्स्ट स्टोरी पर डिस्कस करेंगे। Sometimes I find a rupee in the garbage. ये कहानी एक ऐसे बच्चों पे बेस्ड है जिसका नाम है साहेब। वो एक रैक पिकर है, वो रैक पिकिंग करता है, उसका प्रोफेशन है रैक पिकिंग। रैक पिकिंग का मतलब है कचरे में से या कूड़े में से या गार्बेज में से कुछ ना कुछ ढूंढता रहता है। उसके साथ और भी बहुत बच्चे हैं, कम से कम 10,000 बच्चे हैं सीमापुरी में जो ये करते हैं। हर रोज़ सुबह निकलते हैं और शाम को घर लौटते हैं। वो कचरे में से, डब्बे में, गार्बेज में से कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं। कभी कभी उनको 10 रुपया मिल जाता है, कभी कुछ नहीं मिलता। उनके लिए ये प्लेजर हंट की तरह है। वो वंडर फील करते हैं जब उन्हें कुछ मिल जाता है, बहुत ही सरप्राइज होते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। तो इनका लाइफ ऐसे ही चल रहा है। और तो जब साहेब से मिले तो उन्होंने देखा वो वही काम रैक पिकिंग कर रहा है। तो ऑथर साहब से पूछे तुम इसके अलावा कुछ नहीं करते? तो वह कहता है मैं इसके अलावा और क्या करूँ, यही तो मेरा काम है, यही तो हमारा प्रोफेशन है। हम सब ऐसे ही हर रोज़ निकलते हैं और शाम को ये करके रैक पिकिंग करके घर वापस चले जाते हैं। हर समय उनके कंधों पे एक प्लास्टिक बैग रहता है जो वो कलेक्ट करते हैं गार्बेज में से बहुत कुछ। सो ऑथर बोलती है कि अगर मैं एक स्कूल बनाऊँ तो तुम आओगे मेरे स्कूल में? तो वो बोलता है हाँ क्यों नहीं, मैं ज़रूर आऊँगा, क्योंकि हमारे नाइबरहुड में ऐसा कोई स्कूल नहीं है, तो इसलिए हम स्कूल नहीं जाते। तो ऑथर बोलते हैं अगर मैं बनाऊँ तो तुम आओगे? वो बोलता है हाँ ज़रूर, आप बनाओगे तो हम ज़रूर आएंगे। ये बोल के ऑथर वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन बाद ऑथर जब वापस आती है तो साहेब उनको देख के दौड़े भागे उनके पास चला आता है और आके पूछता है कि आपका स्कूल तैयार हो गया? तो ये सुन के ऑथर को बहुत बुरा लगता है। वो अपने आप में गिल्टी फील करती है क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने तो ये प्रॉमिस सच्ची में नहीं किया। वो तो सिर्फ उसको दिलासा दे रही थी कि वो एक ऐसा स्कूल बनाएंगे, लेकिन उनका तो ऐसा कोई प्लान ही नहीं था।
तो इसलिए उनको बहुत ही गिल्टी फील हुआ। साथ साथ उनको ये भी लगा कि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो बहुत सारी प्रोमिसेस करते होंगे इन बच्चों के साथ, गरीब बच्चों के साथ, साहब जैसे बच्चों के साथ, और जो कभी पूरा नहीं होता और पूरा नहीं किया जाता। तो ये सोच के भी ऑथर को बहुत बुरा लगता है। तो ऑथर उनसे बातचीत कर रही होती है, तो उनमें से एक को पूछती है क्योंकि तुम सब बेयरफुट क्यों हो। वो लोग सब नंगे पैर थे, उन्होंने चप्पल और शूज़ कुछ नहीं पहना था, जूता वगैरह कुछ नहीं पहना था। तो ऑथर पूछती है कि तुम ऐसे नंगे पैर क्यों घूम रहे हो। तो उनमें से एक बोलता है कि इट्स ए ट्रेडिशन टू रिमेन बेयरफुट। तो उनका ये ट्रेडिशन चल रहा है कि वो क्या करें, बेयरफुट रहते हैं। लेकिन हकीकत में ये माजरा नहीं है, हकीकत में सीन और कुछ है, क्योंकि ये बच्चे इतने नादान और इतने मासूम हैं कि वो अपने पॉवर्टी को जस्टिफाई कर रहे थ्रू दी सिली एग्जाम्पल्स। वो दिखाना नहीं चाहते अपनी गरीबी को, लेकिन ऑथर को तो पता है कि वो बहुत ही गरीब है। वो ऐसा जूता और शूज़, चप्पल वगैरह वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, खरीदने का उनके पास मानी पवार ही नहीं है। तो ये सोच के ऑथर को बहुत बुरा लगता है। तो ऑथर उनसे बात कर रही होती है, उनमें से एक बोलता है कि हमारे पास चप्पल है लेकिन माँ उन्हें नहीं देती हमारे पास, वो शेल्फ में सेब है, शेल्फ में रखा है। उनमें से और एक बोलता है कि हमारे पास चप्पल है लेकिन हम वो बाहर नहीं लाते, वो घर में महफूज रहता है। तो ये इंसिडेंट देख के ऑथर को एक कहानी याद आती है, और एक कहानी याद आती है जो एक आदमी ने उन्हें बताया था, जो यूडीपी का था। यूडीपी में एक यंग लड़का था जो हर रोज़ मंदिर में जाके, टेंपल में जाके प्यार वगैरह करता था कि उसको एक पेयर ऑफ शूज़ मिल जाए। तो फाइनली उसको क्या होता है, उसको वो पेयर ऑफ शूज़ मिल जाता है। तो अब क्या हुआ, उनको एकदम से जो विश है जो वो पूरा हो जाता है, क्योंकि वहाँ का जो बच्चे हैं अभी नाउ, तो उनका क्या होता है, अब उस जगह का जो सब बच्चे हैं उनको अब चप्पल और शूज़ की कोई कमी नहीं होती। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ साहेब जैसे बच्चों के साथ क्या हो रहा है, वो लोग किसी को मांग ही नहीं सकते, वो कोई एफोर्ड ही नहीं करेगा उनको देने के लिए, यही चल रहा है। इसीलिए ये बहुत ही गरीब है, अपने पॉवर्टी को वो जस्टिफाई करते हैं थ्रू दी सिली एग्जाम्पल्स। अब क्या है कि ऑथर साहब के बारे में और बताते हुए ये बोलती है कि वो लोग ओरिजिनली ढाका से है। ढाका में कुछ 30 साल मतलब 30 साल पहले क्या हुआ, बहुत तेज स्टॉर्म आई और उनके जो खेती वगैरह है सब कुछ बर्बाद हो गया। एंड देन दे डिसाइडेड टू शिफ्ट इन दिल्ली। तो दिल्ली का जो सीमापुरी नाम एक टाउन, एक जगह है, वहाँ वो लोग आके शिफ्ट हो जाते हैं, वहाँ रहने लगते हैं। करीबन 10,000 लोग हैं वहाँ बस गए। 1971 में उन लोगों ने माइग्रेट किया था ढाका से, अब वो वहाँ सीमापुरी में सेटल्ड हो गए, परमानेंटली वहाँ रहते। तो दे शिफ्टेड टू दिल्ली इन सर्च ऑफ फूड, और आप कह सकते हैं फूड के लिए वो लोग यहाँ आए थे, क्योंकि वहाँ दिल्ली में क्या है कि दिल्ली में बहुत सोर्सेस है। दे आप ये कह सकते हैं वो जॉब के लिए आए थे और किसी काम के लिए आए थे, ताकि वो दो वक्त की रोटी अपने पेट में 2 वक्त की रोटी खा सके। तो उनके लिए फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन आइडेंटिटी। उनके पास राशन कार्ड है वोटिंग के लिए और आइडेंटिटी के लिए नहीं। उनके पास राशन कार्ड है कि वो एश्योर हो जाए, उनको वो एश्योर कर सके कि उन लोगों के पास ये
खाने के लिए 2 वक्त की रोटी मिल जाए, इसलिए वो उनके पास राशन कार्ड है। वो वोटिंग वगैरह के लिए राशन कार्ड नहीं रखते, उनके लिए खाना, उनके लिए 2 वक्त की रोटी इम्पोर्टेंट है। आइडेंटिटी और वोटिंग उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो बहुत गरीब है। उनके लिए 2 वक्त की रोटी अगर मिल जाए तो वही उनके लिए काफ़ी है। ऐसे ही वो अपनी ज़िंदगी गुजारा कर रहे हैं। तो साहब के बारे में ऑथर बहुत कुछ जान चुके थे और जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनको ये पता चला कि वो लोग सीमापुरी में रहते हैं, जहाँ क्या है 10,000 करीबन 10,000 रैक पिकर्स रहते हैं। हर रोज़ निकलते हैं हर सवेरे और कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं, और बाद में वो लोग क्या करते हैं, वो लोग शाम को लौट जाते हैं घर में। तो गार्बेज जो है, वो रैक पिकर्स जो है गार्बेज में से अपना खाना ढूंढते हैं, गार्बेज में से कुछ ना कुछ ढूंढते हैं जो मिल जाए। तो ये जो गार्बेज है उनके फैमिली के लिए मीन्स ऑफ सर्वाइवल है, क्योंकि वो गार्बेज में जो कुछ मिल जाता है तो उनसे वो गुजारा करते हैं, इसलिए वो गार्बेज उनके लिए मीन्स ऑफ सर्वाइवल है, बचने का, जीने का एक मजहब, जीने का एक मीडियम बोल सकते हैं। और जो दूसरा मीनिंग है उसका गार्बेज का, प्लेजर हंट और वंडर, दैट मीन्स बच्चों के लिए ये प्लेजर हंट की तरह है, वंडर है। अगर उन लोगों को गार्बेज में से कुछ मिल जाता है तो वो बहुत खुश हो जाते हैं, उनके लिए ये दिन बहुत अच्छा जाता है। यही है गार्बेज का मीनिंग। तो कुछ दिन बाद जब ठंड का मौसम आता है तो ऑथर देखते हैं कि साहब अब पूरी तरह से बदल गया। उसके अपीयरेंस में वो अब केयरफुल लुक नहीं रहा, वो अब उसके अंदर वो बचपना, वो मासूमियत नहीं रहा, वो अब रिस्पॉन्सिबल हो गया। क्योंकि वो देखते हैं कि वो क्या कर रहा है, ही वर्क्स इन ए टी स्टॉल, ही इज पेड 800 रुपीज़ पर मंथ अलॉन्ग विद मील। तो उसको 800 रुपये का पगार दिया जाता है, साथ साथ उसको खाना भी दिया जाता है। तो अब साहब क्या हुआ, अब खुद का मास्टर नहीं रहा, खुद का मास्टर नहीं रहा, क्योंकि वो किसी के अंडर में काम करते हैं, वो किसी के लिए काम करता था। तो अब उसके अपीयरेंस में वो केयरफुल लुक नहीं रहा। उससे जब बात करते हैं वो तो पता चलता है कि वो अब अपना बचपना खो चुका है, वो उसके पास जो मासूमियत था वो भी खो चुका है। और क्या हो रहा है कि वो अब रेस्पॉन्सिबल हो गया, धीरे धीरे वो अब रेस्पॉन्सिबल हो गया। इंस्टेड ऑफ कैरिंग प्लास्टिक बैग इन हिज शोल्डर, नाउ वो क्या कर रहा है, एक स्टील कैनिस्टर लेके हर रोज़, वही उसका काम है, हर रोज़ वो कलेक्ट करता है, मिल वगैरह कलेक्ट करता है। तो वही उसका प्रोफेशन हो गया। उसके कंधों पे अब बहुत कुछ निर्भर करता है। तो वो अब ऐसा बच्चा नहीं रहा। तो ऐसे ही हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, साहब धीरे धीरे अपना जो लिबर्टी है वो खो रहा है। वो ऐसे ही उसका लाइफ से उसका बचपन छीन जाता है, और उसको एजुकेशन तो नहीं मिला पहले से ही। और अब क्या हो रहा है कि साहब का जो केयरफुल लुक है वो भी ख़त्म हो गया उसके अपीयरेंस से, और अब वो क्या हो गया, वो एक रिस्पॉन्सिबल बच्चा हो गया। उसके कंधे पे बहुत जिम्मेदारी आ गया। वो अब खुद का मास्टर नहीं रहा, वो जो टी स्टॉल का जो ओनर है उसके थ्रू वो काम करता है, उसके अंडर वो काम करता है। तो वो क्या हो गया, वो अब एक रिस्पॉन्सिबल लड़का हो गया। लेकिन क्या हुआ, असली बात ये है कि दुख की बात हम कह सकते हैं, ये है कि वो आप ऐसे ही अपना बचपन उसने ऐसे ही खो दिया बिना एजुकेशन के। क्योंकि एक बच्चे को क्या मिलना चाहिए, राइट टू एजुकेशन में ये बोला गया है कि उसको एजुकेशन मिलना चाहिए कम से कम 14 ईयर्स तक। लेकिन उसके पहले ही वो क्या कर रहा है, वो टी स्टॉल में एज ए बॉय क्या कर रहा है, काम करता है। तो उसका बचपन यहाँ छीन जाता है। तो यही है पहली स्टोरी, समटाइम्स आई फाइंड ए रुपी इन द गार्बेज। साहब क्या हो रहा है, साहब का बचपन यहाँ ख़त्म हो जाता है। अब हम बात करेंगे आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार। आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार एक दूसरे बच्चे के बारे में है। एक लड़का है जिसका नाम है मुकेश। मुकेश फिरोजाबाद का रहने वाला है। वहाँ करीबन 20,000
लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, वो बेंगल मेकिंग का काम करते हैं, उनका प्रोफेशन है बेंगल मेकिंग करना। तो ये जो साहब की जो फैमिली है वो बहुत क्या है, पुअर है, उसका जो घर है वो बहुत ही डीम है। तो क्या होता है कि वो लोग, उन लोगों को एक सिवियर कंडीशन में, बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन में उन लोगों को बेंगल मेकिंग करना पड़ता है। तो उनके जो उसका जो फैमिली है, फैमिली का ज़्यादा से ज़्यादा, उसका फैमिली का मोस्ट ऑफ द मेंबर्स क्या होता है, उनको बड़े होने के पहले ही, बचपन से वो तो ये काम कर रहे हैं, तो बड़े होने के पहले ही उन्होंने अपना आई साइट खो दिया। तो औरत जब उनके घर जाती है और उनसे बात करती है तो पता चलता है कि उनके लिए ये बेंगल मेकिंग ही सब कुछ है। बेंगल मेकिंग के अलावा वो लोग और कुछ नहीं करते हैं। उनके दादी माँ से जब उनकी बात होती है, ग्रैंड मदर से, तो ग्रैंड मदर बोलते हैं इट्स ए करम, इट्स आवर डेस्टिनी, यही हमारा काम है, इट्स ए गॉड गिवन लिनिएज जो कभी तोड़ी नहीं जा सकती। वो लोग यही विश्वास करते हैं कि वही उनका करम है, वही उनका मुकद्दर में है, जो उनको कभी उन्हें नसीब हुआ, उन्होंने गॉड ने यही दिया उनके लिए। वो कभी किसी से, ये प्रोफेशन उनके लिए ही है, उसके अलावा वो और कुछ सोचते ही नहीं। तो ग्रैंड मदर के पास एक लड़की बैठी होती है, उसका नाम है सबिता। सबिता एक बच्ची है जो ग्रैंड मदर को देख के सीख रही है हाउ टू मेक बेंगल। तो औतर उसे देख के ये रियलाइज करते हैं कि ये बच्ची कितनी नादान है, उसे अभी तक ये समझ नहीं आ रही कि वह जो बड़ी होगी, उसके जो मैरिज होंगे, शादी होगी, तो क्या होगा, उसके ये जो बेंगल है उसके लिए क्या होगा, सुहाग होगा। बिकॉज बेंगल इज ए पार्ट ऑफ सुहाग, इट्स ए पार्ट ऑफ सुहाग। तो ये कितना इम्पोर्टेंट है, ये कितना प्रीसियस है उसके लिए, वो उसे अभी तक पता नहीं, क्योंकि वो अभी बच्ची है। लेकिन जब बड़ी होगी तो ये पता चलेगा ये बेंगल उसके लिए कितना मायने रखती है। और तो बातचीत के दौरान जब घर के बुजुर्ग से बात कर रही थी तो उन्हें पता चला कि बुजुर्ग बोलते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बेंगल मेकिंग के सिवा और कुछ नहीं किया, और उन्होंने अपनी फैमिली के लिए एक घर बना लिया, तो यही काफ़ी है उनके लिए। तो ये सोच के औरत को लगता है कि ये लोग इसे कितना बड़ी अचीवमेंट मान रहे हैं कि एक घर बना लिया। तो इसे पता चलता है कि ऐसे बहुत सारे फैमिलीज होंगे इन 20,000 बेंगल मेकिंग फैमिली में जिनके पास घर नहीं है रहने के लिए। अगर इस बुजुर्ग को लगता है कि उन्होंने एक घर बना लिया तो यही काफ़ी है उनके लिए, यही सबसे बड़ी अचीवमेंट है उनकी लाइफ में, तो इससे पता चलता है कि उन्होंने कभी इससे ज़्यादा कुछ सपना देखा ही नहीं। वो यही क्या हो गए, यही उनका लाइफ मतलब समाप्त हो रहा है। उनका जो लाइफ का कोई ड्रीम अभी नहीं रहा। देयर इज़ नो वे, देयर इज़ नो पेमेंट टू थिंक बिग, टू ड्रीम बिग। सो तो ऑथर जब बुजुर्ग से बात कर रही होती है तो उनसे पूछती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप तो एक कुछ ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, एक ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं, तो ऐसा फॉर्म करके आप अपने बेंगल मेकिंग को और बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। अगर बेंगल मेकिंग ही करना है तो उसको भी एक लेवल पे करिए, और कुछ सोचना है तो ये भी कर सकते हैं, यू थिंक अदरवाइज। तो बुजुर्ग बोलते हैं कि अगर हम ऐसा प्रोटेस्ट करेंगे या एक ऑर्गेनाइज फॉर्म करेंगे तो क्या होता है कि हमारे जो मिडिल मैन है, लॉमैन है और ब्यूरोक्रेट्स है, वो क्या करते हैं, वो हम लोगों को क्रिमिनल बना के जेल में डाल देंगे या हमसे ज़बरदस्ती कुछ करवा देंगे। इसलिए हम मजबूर है, ऐसा कुछ हम कर नहीं सकते। लेकिन हकीकत क्या है कि ऑथर को ये पता चला कि उन लोगों में से कोई लीडर ही नहीं है, ऐसा लीडर नहीं है, और उन लोगों में वो लीडरशिप क्वालिटी नहीं है कि एक ऑर्गेनाइज और एक ग्रुप फॉर्म करे और बेंगल मेकिंग ही करना है तो उसको
अलग लेवल पे कर सकते हैं लेकिन उन लोगों ने ऐसा नहीं किया। उन लोगों के पास वो लीडरशिप क्वालिटी नहीं है कि वो एक बेंगल मेकिंग उस कुछ अच्छी लेवल पे करे या और कोई प्रोफेशन के बारे में सोचे। तो इसीलिए क्या हो रहा है, उन लोग ये जो अपने बेंगल मेकिंग को गॉड गिवन लिनिएज मानते हैं, वो ये सोचते हैं कि ये भगवान दिया गया एक तोहफा है, तो उसको हम कैसे इनकार करें, इससे ही हमारा गुजारा हो रहा है। तो वो किसी और प्रोफेशन के बारे में सोचते ही नहीं। उन लोगों का जो लाइफ का जो गोल है कुछ नहीं, ये सिर्फ क्या करते हैं, बेंगल मेकिंग करते हैं, उससे ही उनका गुजारा हो रहा है। तो ये थी सेकेंड स्टोरी। आई वांट टू डाइव ए कार। मुकेश, लेकिन क्या है कि साहब, पहली स्टोरी में हम देखते हैं कि साहब क्या करता है कि अपनी लाइफ से वो हार चुका होता है, लेकिन मुकेश अभी तक नहीं हारा। मुकेश ने क्या किया, मुकेश थोड़ा डिफरेंटली सोच रहा है। उसके फैमिली में जो है मेंबर्स है वो क्या कर रहे हैं, उसके फैमिली मेंबर्स ये ट्रेडिशन से बाहर नहीं निकल सकते। वो लोग यही सोचते हैं कि वो लोग भगवान दिया गया एक गिफ्ट है, उनके लिए लीनिएज है ये प्रोफेशन। लेकिन मुकेश क्या है कि मुकेश ने कुछ अच्छा सोचा। मुकेश ने सोचा कि हम इस ट्रेडिशन को ब्रेक कर सकते हैं। तो उसने सोचा, उसका एक सपना है कि ही वांट्स टू बी ए मोटर मैकेनिक। वो अगर कभी मौका मिले तो वो अपने आप को एक मोटर मैकेनिक बनाना चाहता है और लाइफ को किसी और तरीके से जीना चाहता है। ये बेंगल मेकिंग से वो तंग आ चुका है। तो वो क्या कर रहा है, उसे हम आइकोनोक्लास्टिक फिगर कह सकते हैं, क्योंकि वो ट्रेडिशन को ब्रेक करना चाहता था। लेकिन साहब में क्या हम लोगों ने देखा, साहब क्या कर रहा है, साहब वही प्रोफेशन में है, अपनी टी स्टॉल में एज ए बॉय काम कर रहा है। तो उसे और कुछ सोचने का चांस ही नहीं मिला और वो सोचना भी नहीं चाहता, वो लाइफ से हार चुका है। लेकिन मुकेश क्या करता है, मुकेश अपने लाइफ में कुछ और सोचना चाहता है, वो बड़ा करना चाहता है, अपने इस बेंगल मेकिंग के प्रोफेशन से निकलना चाहता है अगर उसे कोई चांस मिले तो यही डिफरेंस है। लेकिन क्या है कि वो दोनों ही गरीब है, दोनों ही पॉवर्टी स्ट्रिकन है, लेकिन मुकेश थोड़ा अलग है। तो यही है ये जो समटाइम्स आई फाइंड ए रूबी इन द गार्बेज, ये स्टोरी है, आई वांट टू डाइव ए कार। ये दो स्टोरी में क्या चीज़ कॉमन है, पॉवर्टी कॉमन है, चाइल्ड लेबर कॉमन है। मुकेश के जो फैमिली का जो लोग है वो बचपन से चाइल्ड लेबर करते आ रहे हैं, बेंगल मेकिंग करते आ रहे हैं। उन लोगों ने क्या किया, इस प्रोफेशन में अपने आईसाइट ऑलरेडी खो चुके हैं। बहुत ऐसे मेंबर्स उसके फैमिली में है जो अपने आईसाइट भी खो चुके हैं। तो अनीश जंग ने क्या किया, हमारी जो ऑथर है अनीश जंग, उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है इन फैमिलियों का, उनको बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट किया है। Dear students, so this is all about Lord Spring. On the next class, I will discuss another topic. Thank you. Stay home, stay free.